हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉन अकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 के सिविक्स का चैप्टर 4। प्रीवियस चैप्टर को आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं चैप्टर 4, जिसका नाम है संस्थाओं का कामकाज। इसमें मेन पॉइंट्स को हेडलाइन कर दिया गया है, जो कि इस तरीके से हैं। प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे किए जाते हैं। एक सरकारी आदेश। 13 अगस्त 1990 के दिन भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया। इसे कार्यालय ज्ञापन कहा गया। ठीक है, एक आदेश जारी करा था भारत सरकार ने 13 अगस्त 1990 को। उसको आपको याद रखना है। इसे क्या कहा गया? एक कार्यालय ज्ञापन कहा गया। उसमें वैसे OM नंबर भी होता है। ठीक है, ये जो कार्यालय ज्ञापन था आप यहां देख सकते हैं, ये इस तरीके का था। अब ये किस बारे में है वो अभी हम पढ़ेंगे। इस सरकारी आदेश में एक प्रमुख नीतिगत फैसले की घोषणा की गई थी। इसमें कहा गया था कि भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में 27% रिक्तियां सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित होगी। इसमें क्या कहा गया कि 27% जो रिक्तियां हैं किनको दी जाएंगी? सीटें किसको दी जाएगी? SEBC को, यानी कि सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से जो लोग पिछड़ गए हैं। अब तक जिन जाति समूहों को सरकार पिछड़ा मानती है उन्हीं का एक और नाम SEBC यानी कि सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस। तो इसमें 27% रिक्तियों की बात की गई थी SEBC के लिए। अब तक नौकरी में आरक्षण का लाभ केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को मिल रहा था। जब संविधान बना था तभी SC और ST के बारे में लिख दिया गया था उनके आरक्षण के लिए। बाद में अदर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में भी लिखा गया, जो कि हम पढ़ ही रहे हैं। अब SEBC या सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए तीसरी श्रेणी तैयार की जा रही थी और इनके लिए 27% का अलग कोटा तैयार किया जा रहा था। अब तीसरी श्रेणी की तैयारी की जा रही थी पिछड़े वर्गों के लिए, जो सामाजिक और शिक्षा के तौर पे पिछड़ गए थे, जिनके लिए 27% आरक्षण यानी कि कोटा की बात की जा रही थी। अन्य लोग इन 27% नौकरियों के लिए प्रतियोगिता नहीं कर सकते थे। 27% सीटें छोड़ दी गई सिर्फ OBC के लिए, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस थी। बाकी लोग, चाहे वो SC हो, ST हो या और भी या जर्नल हो, कोई भी इस 27% के लिए प्रतियोगिता नहीं कर सकता था। यानी कि 27% सीटें उनके लिए आरक्षित कर दी गई OBC के लिए, यानी कि SEBC के लिए। इसकी फुल फॉर्म आपको बता दी, एजुकेशनल एंड सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस। अब ये निर्णय किसने लिया इसके बारे में, तो आप यहां से देख सकते हैं। भारत सरकार ने 1979 में दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया। तो भारत सरकार ने 1979 में दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया। आपको याद रखना कब करा था। और इसकी अध्यक्षता करी थी BP मंडल ने, यानी कि बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने। और इसी के कारण इसे आमतौर पर मंडल आयोग भी कहते हैं। कई बार आता है कि मंडल आयोग किसे कहते हैं, तो यह मंडल आयोग कब लागू हुआ या स्थापित, मतलब कब उसके बारे में बात की गई, तो वह है भारत सरकार ने 1979 में दूसरा पिछड़ा जाति आयोग गठित किया और उसकी अध्यक्षता किसने करी? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने। इसे भारत में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करने और उनका पिछड़ापन दूर करने के उपाय बताने का जिम्मा सौंपा गया। इसको क्या सौंपा गया कि आपको ये बताना है कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से कौन लोग पिछड़ गए हैं, कौन से वर्ग पिछड़ गए हैं, और साथ ही साथ उनका पिछड़ापन दूर करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। और 1980 में अपनी सिफारिश दी, किसने दी थी? पिछड़ा जाति आयोग ने।
आयोग द्वारा सुझाए गए उपायों में एक सिफारिश थी सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देना। इस जो आयोग की बात जो थी, पिछड़ी जाति आयोग, दूसरा पिछड़ा जाति आयोग की एक सिफारिश ये थी कि जो पिछड़ गए हैं लोग सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से, उनको 27% आरक्षण दिया जाएगा सरकारी नौकरियों में। फिर जनता दल ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया कि सत्ता में आने पर वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेगा। जो जनता दल था उसने बोला कि अगर वो सत्ता में आ जाए तो वो मंडल आयोग की सिफारिशों को क्या कर देगा, लागू। चुनाव के बाद जनता दल की ही सरकार बन गई और इसके नेता वीपी प्रधानमंत्री बने। इसके बाद कई घटनाएं हुई, ठीक है। तो जब उनकी जनता दल की सरकार बन गई तब उनकी इसके बाद कई घटनाएं कौन कौन सी हुई। नई सरकार ने संसद में राष्ट्रपति के भाषण के जरिए मंडल रिपोर्ट लागू करने की अपनी मंशा की घोषणा की। जो नई सरकार बनी उन्होंने बोला मंडल रिपोर्ट को लागू किया जाए। 6 अगस्त 1990 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसके बारे में एक औपचारिक निर्णय किया गया था। फिर अगले दिन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने एक बयान के जरिए निर्णय के बारे में संसद के दोनों सदनों को सूचित भी करा कि ये इस मंडल के बारे में सूचित किया गया कि इसमें जो बातें थी उसको कैसे लागू किया जाएगा या लागू किया जाए। कैबिनेट ने फैसले को कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग को भेज दिया। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक एक आदेश तैयार किया और मंत्री की स्वीकृति केंद्र सरकार की तरफ से ली। एक अधिकारी ने उस आदेश पर हस्ताक्षर किए और इस तरह 13 अगस्त 1990 को ओएम नंबर ये तैयार हो गया। तो इस तरीके से ये तैयार हुआ बनकर। अगले कुछ महीनों तक यह देश का सबसे ज़्यादा चर्चित मुद्दा बन गया। सभी अखबार और पत्र पत्रिकाओं में इस मुद्दे पर तरह तरह के विचार आए, बहस चली। इसके चलते कई प्रदर्शन और जवाबी प्रदर्शन हुए। इनमें से कुछ हिंसक भी थे। इसमें नौकरी के हजारों अफसर प्रभावित होने वाले थे, इसलिए लोगों की प्रतिक्रिया बहुत तीखी थी। कुछ लोगों का मानना था कि भारत में विभिन्न जातियों के बीच असमानता के कारण ही नौकरियों में आरक्षण जरूरी है। अगर उनके बीच में असमानता होती है तो आरक्षण जरूरी है। कुछ लोग अच्छा मान रहे थे, कुछ लोग खराब मान रहे थे। उनका मानना था कि इससे लोगों को बराबरी पर आने का मौका मिलेगा, क्योंकि जो लोग पिछड़ गए थे अब लोग बराबरी पे आ सकते हैं, ये माना जा रहा था। जिनको सरकारी नौकरियों में अभी तक उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो वो भी बराबरी में आ सकते हैं। दूसरे पक्ष के लोगों का मानना क्या था कि इस निर्णय से जो पिछड़े वर्ग के नहीं हैं उनके अफसर छिनेंगे। जो पिछड़े वर्ग के नहीं हैं जैसे कि जर्नल होते हैं उनके क्या हो जाएंगे, अफसर छिन जाएंगे। अधिक योग्यता होने पर भी उनको नौकरी नहीं मिल पाएगी क्योंकि आरक्षण कर दिया गया है। क्योंकि जो आरक्षण जिसको मिलता है उसको सबसे पहले उसके लिए रिजर्व कर दी जाती है, सेव कर दी जाती है सीटें। कुछ लोगों का मानना था कि इससे जातिवाद बढ़ेगा, जिससे देश की प्रगति और एकता पर असर होगा। यह निर्णय अच्छा था या नहीं इस अध्याय में हम देख लेंगे, ठीक है। तो ये पक्ष विपक्ष में बात की गई, कुछ लोग अच्छा मान रहे थे, कुछ लोग बुरा। तो आपको जो ये डार्क लाइन में अंडरलाइन किया गया है वो आपको जरूर लिख लेना है। फिर इस विवाद का निपटारा किसने किया? तो ये विवाद का निपटारा जो हो रहा था कि कोई अच्छा मान रहा है कोई बुरा मान रहा है, तो उसका विवाद का निपटारा किसने किया? आप जानते हैं कि सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय करते हैं। जो कि विवाद जो उठते हैं उसका निपटारा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इस आदेश के विरोधी कुछ लोगों और संस्थाओं ने अदालतों में कई मुकदमे दायर कर दिए। उन्होंने अदालत से इस आदेश को अवैध घोषित करके लागू होने से रोकने की अपील की। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस सभी मुद्दों को एक साथ जोड़ दिया। अब जब ये सारे मुद्दे एक साथ आए तो इस मुकदमे को इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला कहा गया। तो क्या कहा गया इसको?
इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला। सर्वोच्च न्यायालय के 11 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों ने दोनों पक्षों की दलीलें सुन ली। उन्होंने 1992 में बहुमत से फैसला किया कि भारत सरकार का यह आदेश अवैध नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से उसके मूल आदेश में कुछ संशोधन करने को कहा। उसने कहा कि पिछड़े वर्ग के अच्छी स्थिति वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसा भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो अच्छी स्थिति में लोग हैं पिछड़े वर्ग के, जिनको मतलब जो पिछड़े में बहुत से लोग होते हैं जो अच्छी स्थिति में होते हैं फिर भी उसका फ़ायदा, वो आरक्षण का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो उनको ये फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए जो पहले से अच्छी स्थिति में। उसी के मुताबिक 8 सितंबर 1993 को कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने एक और आदेश जारी किया। ये विवाद सुलझ गया और तभी से इस नीति पर अमल किया जा रहा है। कौन सी नीति पर? ओबीसी। ठीक है, ये ओबीसी का केस था। तो क्या आपने जाना किस तरीके से हुआ था? राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता, इसमें कुछ मेन पॉइंट को अंडरलाइन किया गया है। प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्थाएं हैं जो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले करती है। आपको यह याद रखना है कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्थाएं हैं जो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले करती हैं। मंत्रियों द्वारा किए गए फैसले को लागू करने के उपायों के लिए एक निकाय के रूप में नौकरशाह जिम्मेदार होते हैं। जो भी फैसले मंत्रियों द्वारा किए गए फैसले को लागू करने के उपाय के लिए एक निकाय के रूप में नौकरशाह कहते हैं जिम्मेदार। सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था है जो नागरिक और सरकार के बीच अंततः सुलझाए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कौन सी संस्था है? जो नागरिक और सरकार के बीच विवाद को सुलझाता है। ठीक है, तो इतना आपने पढ़ लिया है। अब पढ़ते हैं संसद के बारे में। इसमें हमने पहले से ही अंडरलाइन कर लिया है कि जो इम्पोर्टेंट है, हमें संसद की आवश्यकता क्यों है। भारत में निर्वाचन प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर इसे विधानसभा कहते हैं। अगर राष्ट्रीय स्तर पे हो तो संसद कहते हैं और राज्य स्तर पे क्या कहते हैं? विधानसभा। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि देश के लिए क्या होती है? संसद, और राज्य के लिए क्या होती है? विधानसभा। जैसा कि आपको पता होगा कि संसद के 2 अंग होते हैं, एक राज्यसभा, एक लोकसभा। और विधानसभा के जो कि राज्य स्तर के लिए होती है, इसके भी दो अंग होते हैं, एक विधानसभा, एक विधान परिषद। ठीक है, आपको लिख लेना है कि संसद के 2 अंग कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा। विधानसभा के 2 अंग कौन से हैं? विधानसभा और विधान परिषद। ज्यादातर इसको विधानसभा को विधान मंडल कहा जाता है। किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद को होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, देश की बात कर रहे हैं। अगर देश में कानून कौन बनाएगा? संसद। कानून बनाने या विधि निर्माण का यह काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायिका कहते हैं। और ये जो कानून बनाते हैं, अब कानून को क्या कहते हैं? विधि कहते हैं। विधि निर्माण करना, विधि निर्माण कौन करेगा? विधायिका करेगी। तो जो भी संसद द्वारा कानून बनाए जाते हैं देश के लिए तो उसे विधायिका कहते हैं। और राज्य के लिए भी जो कानून बनाए जाते हैं तो कौन होता है? उसको भी विधायिका ही कहते हैं। दुनिया भर की संसदें नए कानून बना सकती हैं, मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकती है। ठीक है, तो संसदें क्या कर सकती है? जितनी भी दुनिया भर के अंदर पार्लियामेंट है, संसद है, नए नए कानूनों को बना सकती है और उनमें संशोधन कर सकती है। का मतलब उनमें सुधार कर सकती है या मौजूदा कानून को ख़त्म कर उसकी जगह नए कानून बना सकती है। और ऐसा भी कर सकती है कि जो कानून है उसको हटा दे और नए कानून को बना दे। ठीक है, तो आपने यहाँ सीखा कि संसद क्या कर सकती है? कानून बना सकती है नए नए, मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकती है। यानी कि जो कानून है अगर वो ठीक नहीं है अभी तो उसमें संशोधन यानी कि सुधार करके दोबारा अप्लाई करवा सकती है। और तीसरा, नए जो कानून है पुराने उनको ख़त्म भी कर सकती है और नए कानून बना सकती है उसके बदले।
दुनिया भर में संसद सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग करती है। दुनिया भर में संसद क्या करती है? सरकार चलाने वालों को नियंत्रित यानी कि कंट्रोल करने के लिए, नेताओं को कंट्रोल करने के लिए जो संसद में बैठते हैं कुछ अधिकारों का प्रयोग करती है। भारत जैसे देश में उसे सीधा और पूर्ण नियंत्रण हासिल है। संसद के पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार चलाने वाले फैसले कर सकते हैं। जो संसद के अगर पूर्ण समर्थन में है, यानी कि संसद अगर मानती है, आपको पता ही है संसद किससे मिलकर बनती है? लोकसभा और राज्यसभा। अगर ये मानते हैं लोकसभा राज्यसभा यानी कि संसद मानती है, तभी सरकार क्या कर सकती है? कानून को बनाएगी या फैसले करेगी। सरकार के हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है। सरकार के हर पैसे पर कि कितना सरकार पैसा खर्च कर रही है उस पर संसद का नियंत्रण होता है पूरा। अधिकांश देशों में संसद की मंजूरी के बाद ही सार्वजनिक पैसे को खर्च किया जा सकता है। और अधिकांश देशों में, अधिकतर देशों में संसद की मंजूरी के बाद ही क्या करते हैं? सार्वजनिक पैसा खर्च होता है, यानी कि लोगों के लिए पैसा खर्च तभी होता है। सार्वजनिक मसलों और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए संसद ही सर्वोच्च संघ है। अगर राष्ट्र की नीति बनानी है या उस पर चर्चा करनी है या बहस करनी है तो उसके लिए सबसे सर्वोच्च संस्था कौन सी है? संसद है। संसद किसी भी मामले में सूचना मांग सकती है कि आपने कहाँ पैसा खर्च कर रही है गवर्नमेंट, ये सब देख सकती है संसद। तो संसद की आवश्यकता ये होती है। संसद के 2 सदन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, संसद के 2 सदन होते हैं यानी कि अंग। दोनों सदनों में एक को राज्यसभा और दूसरे को लोकसभा के नाम से जाना जाता है। और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं और लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल्स कहते हैं। ठीक है, ये आपको लिख लेना है जो भी अंडरलाइन करा हुआ है। भारत का राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। भारत का राष्ट्रपति कौन है? संसद का हिस्सा होता है। हालांकि वह दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, यानी कि लोकसभा का भी सदस्य नहीं होता, ना ही वो राज्यसभा का सदस्य होता है। इसलिए संसद के फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं, यानी कि अगर राष्ट्रपति की मंजूरी होगी तो लोकसभा राज्यसभा में पास होने वाला विधेयक राष्ट्रपति उस पर साइन करेगा। अगर उसकी सहमति है तब वो एक कानून बन जाएगा। ठीक है, तो ये है। अब हम पढ़ते हैं लोकसभा बनाम राज्यसभा। दोनों सदनों में से अधिक प्रभावशाली कौन है? राज्यसभा को कभी कभी अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं। ठीक है, राज्यसभा कौन सा है? अपर हाउस यानी कि ऊपरी सदन, और लोकसभा कौन सा? लोअर हाउस यानी कि निचला सदन। ऐसा कहा जाता है, याद रखना है आपको। किसी भी सामान्य कानून को पारित करने के लिए, पारित मतलब पास करने के लिए, दोनों सदनों की जरूरत होती है, यानी कि लोकसभा की भी और राज्यसभा की भी। लेकिन अगर दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद हो जाए, अगर राज्यसभा बात ना माने, लोकसभा मान रहा हो कि ये विधेयक पास होना चाहिए, तो अंतिम फैसला दोनों के संयुक्त अधिवेशन में किया जाता है। इसमें दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं। सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण इस तरह की बैठक में क्या होगा? लोकसभा की मानी जाएगी। लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है। अगर लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में अगर विधेयक आता है जब, तो अगर राज्यसभा उसको मना कर दे कि मेरे को पसंद नहीं है, यानी कि वो चाहता नहीं है वो विधेयक को पास करना, तो तब भी वो पास माना जाएगा अगर लोकसभा चाहती है वो पास हो। रीजन ये है कि लोकसभा की सीटें राज्यसभा से ज्यादा होती हैं। ठीक है, लोकसभा पैसे के मामलों में अधिक अधिकारों का प्रयोग करती है। लोकसभा में सरकार का बजट या पैसे से संबंधित कोई कानून पारित हो जाए तो राज्यसभा उसे खारिज नहीं कर सकती। अगर लोकसभा में पैसे के मामलों से संबंधित कोई कानून पास हो जाए, जैसे कि धन विधेयक, तो राज्यसभा उसको पास होने से केवल, अगर वो खुश नहीं है उस विधेयक से, तो सरकार उसको कितने दिन, राज्यसभा उसको कितने दिन के लिए रोक सकती है? सिर्फ 14 दिन के लिए। या उसमें संशोधन के सुझाव दे सकती है, या वो लोकसभा से बोल सकती है कि इसमें सुधार करा जाए।
यह लोकसभा का अधिकार है कि वह सुझावों को माने या ना माने, और लोकसभा में इतनी शक्ति है कि वो ये भी उसके पास पावर है कि वो राज्यसभा की बात माने या ना माने सुझाव की। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोकसभा मंत्री परिषद को नियंत्रित करती है, और सबसे बड़ी बात क्या है, लोकसभा मंत्री परिषद को नियंत्रित करती है। मंत्री परिषद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैबिनेट। कैबिनेट में कौन होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का हेड होता है, तो उसके सारे के सारे नेता उसके जो अंडर में काम कर रहे हैं तो वो मंत्री परिषद बनाते हैं। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। और कौन प्रधानमंत्री बनता है, जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। अगर आधे से अधिक लोकसभा सदस्य ये कह दें कि उन्हें मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है, तो प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को पद छोड़ना होगा। अगर लोकसभा के आधे से अधिक लोग नेता बोल दे कि हमें ये विश्वास नहीं है इस पे मंत्रिपरिषद पर, तो क्या होगा, प्रधानमंत्री के साथ साथ सभी को अपना पद देना होगा, छोड़ना होगा, तब मंत्रिपरिषद पूरी भंग हो जाएगी। राज्यसभा को यह अधिकार हासिल नहीं है। इससे पहले आगे ये पढ़ते हैं हम, जो बहुत मेन है ये भी। लोकसभा में एक दिन, कुछ कुछ मेन बातें मैं आपको बता देता हूं इसमें से, जो आपको ध्यान रखनी है। 11 से 12 बजे के बीच में जो होता है उसे प्रश्नकाल कहते हैं, ये आपको याद रखना है। विभिन्न मंत्रियों ने सदस्यों द्वारा पूछे गए 250 प्रश्नों के लिखित जवाब दिए। इन प्रश्नों में शामिल थे, जो भी ये शामिल है। तो 11 से 12 बजे का समय कौन सा होता है, संसद में प्रश्नकाल होता है, और 12 से 1 होता है शून्यकाल। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। राजनैतिक कार्यपालिका, किसी भी सरकार के विभिन्न स्तरों पर हमें ऐसे अधिकारी मिलते हैं जो रोजमर्रा के फैसले करते हैं कि कौन सा कानून बनेगा नहीं बनेगा, तो उसे क्या कहते हैं, और भी काम करते हैं वो, तो उसको क्या कहते हैं, इन सभी अधिकारियों को सामूहिक रूप से कार्यपालिका के रूप में जाना जाता है। तो कार्यपालिका कौन है, ऐसे अधिकारी जो रोजमर्रा के फैसले करते हैं। सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने के कारण इन्हें कार्यपालिका कहा जाता है। सरकार का जो रूप है, जो सरकार की नीतियों का कार्य रूप है, उसको कार्य रूप देने के लिए क्या कहते हैं, उनको कार्यपालिका। इस तरह जब हम सरकार के बारे में बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य आमतौर पर कार्यपालिका से ही होता है। अगर हम सरकार के बारे में बात कर रहे हैं तो मेन कौन है, यानी कि कार्यपालिका के बारे में ही बात की जा रही है। फिर आती है बात कि राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका कौन सी है। एक होती है राजनीतिक कार्यपालिका, एक होती है स्थायी कार्यपालिका। आपको लिख लेना है, कार्यपालिका के भी दो रूप होते हैं, एक होता है राजनीतिक कार्यपालिका और एक होता है स्थायी कार्यपालिका। अब ये राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में अंतर क्या है, जो इसमें से देख लेते हैं। वैसे राजनीतिक कार्यपालिका वो होती है जैसे कि प्रधानमंत्री हो गए या मुख्यमंत्री हो गए राज्य स्तर पर, तो ये वो राजनीतिक कार्यपालिका बनाते हैं। स्थायी कार्यपालिका में कौन आते हैं, यूपीएससी से क्लियर करने वाले लोग, जैसे कि आईएएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, ये सारे होते हैं। तो किसी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के दो हिस्से होते हैं। जनता द्वारा खास अवधि तक के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। खास अवधि यानी कि 5 साल के लिए चुना जाता है, तो वो कौन है, राजनीतिक कार्यपालिका। ये राजनीतिक व्यक्ति होते हैं जो बड़े फैसले करते हैं। ठीक है, बड़े बड़े फैसले कौन करता है, राजनीतिक कार्यपालिका। दूसरी ओर जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है उन्हें स्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक सेवक कहते हैं। जिन्हें लंबे समय तक यानी रिटायरमेंट तक के लिए जिनको चुना जाता है, जैसे कि आईएएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर, कौन होते हैं वो, स्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक लेखक। लोक सेवकों में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट या नौकरशाह कहते हैं। इनको ही नौकरशाह कहा जाता है। वे सत्ताधारी पार्टी के बदलने के बावजूद अपने पदों पर बने रहते हैं। ऐसा नहीं है कि
एक हमारे देश से माना बीजेपी हार गई तो वो हट जाएंगे, या कांग्रेस हार गई तो वो हट जाएंगे, वो अपने पोस्ट पे बने रहते हैं। ये अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हैं और रोजमर्रा के प्रशासन में उनकी सहायता करते हैं। जो अधिकारी हैं किनकी हेल्प के लिए बने हुए हैं? राजनीतिक कार्यपालिका के लिए। यानी कि जो आईएएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर किसके लिए काम करते हैं? राजनीतिक कार्यपालिका के लिए। अब ये नौकरशाह अमूमन अधिक शिक्षित होते हैं। जो ये आईएएस ऑफिसर हैं, आईएफएस ऑफिसर, आपको पता है कि वो यूपीएससी जैसे टफेस्ट एग्जाम को, जो इंडिया का नंबर 1 एग्जाम है, उसको क्रैक करके बनते हैं। पर वो काम किसके लिए करते हैं? राजनीतिक कार्यपालिका के लिए। और उसे विषय की अधिक महारत और जानकारी होती है, उन्हें विषय की भी अधिक जानकारी होती है, महारत हासिल होती है। वित्त मंत्रालय में काम करने वाले सलाहकारों को अर्थशास्त्र की जानकारी वित्त मंत्री से ज़्यादा हो सकती है। और जो वहाँ पर वित्त मंत्रालय में काम करने वाले जो सलाहकार हैं, एडवाइज़र हैं, उनको किससे ज़्यादा जानकारी हो सकती है? वित्त मंत्री से, क्योंकि वो पढ़ लिख कर बनते हैं अधिकारी। कभी कभी मंत्रियों को अपने मंत्रालय के अधीनस्थ मामलों की तकनीकी जानकारी बहुत कम होती है। कई बार जो मंत्री बन जाते हैं, जो राजनीतिक मंत्री, नेता होते हैं, आपको पता है बहुत से तो ज़्यादा पढ़े लिखे होते ही नहीं, बहुत से पढ़े लिखे नहीं होते और नेता बन जाते हैं। रक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खान आदि मंत्रालयों में ऐसा होना आम बात है। फिर इन मामलों में अंतिम निर्णय करने का अधिकार मंत्रियों को क्यों है? तो इनको अधिकार क्यों दिया गया जब वो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है नेता? बहुत से हो सकते हैं पढ़े लिखे, पर बहुत से नहीं होते, तो ऐसा क्यों है? इनको अधिकार क्यों दिया गया? इसकी वजह बहुत सीधी है। किसी भी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोपरि होती है। हमारे देश के अंदर या किसी भी देश के अंदर जहाँ पर लोकतंत्र है, वहाँ पर लोगों की इच्छा ज़्यादा मानी जाती है, इसलिए उनको ज़्यादा पावर है राजनीतिक कार्यपालिका को। मंत्री लोगों द्वारा चुना गया होता है और इस तरह उसे जनता की ओर से उनकी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार होता है। इसलिए लोगों की इच्छाओं को मंत्री लागू करवाते हैं। वह अपने फैसले के नतीजे के लिए लोगों के प्रति जिम्मेदार होता है, इस वजह से मंत्री सारे फैसले करता है। तो ये मेन बात तो यही है कि राजनीतिक कार्यपालिका के 2 अंग है, राजनीतिक कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका। और राजनीतिक कार्यपालिका के लिए स्थायी कार्यपालिका काम करती है, जैसा कि आपको बताया गया है। अंतिम फैसले वो इसलिए करते हैं राजनीतिक कार्यपालिका में, यानी कि नेता इसलिए फैसले कर पाते हैं क्योंकि उनको जनता चुनती है। दरअसल ऐसा हर बड़े संगठन में होता है। जो पूरे मामले को भली भांति समझते हैं वे ही सबसे महत्वपूर्ण फैसले करते हैं। विशेषज्ञ नहीं करते। विशेषज्ञ रास्ता बता सकते हैं, लेकिन व्यापक नजरिया रखने वाला ही व्यक्ति ही मंजिल के बारे में फैसला करता है। कि जो आईएएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर जो है, जो उनके एडवाइज़र हैं, मतलब जो वो हैं स्थायी कार्यपालिका में जो कार्यरत हैं, वो ही राजनीतिक कार्यपालिका को क्या बताते हैं? गाइडलाइंस देते हैं कि उनको स्पीच तक कौन सी बोलनी है या कौन कौन से काम करने हैं, तो तब वो राजनीतिक कार्यपालिका काम कर पाती है। पर अंतिम फैसला आपको पता ही चल गया कि मंत्रियों का ही होता है, इसलिए क्योंकि उनको जनता चुनती है। लोकतंत्र में निर्वाचित मंत्री इसी व्यापक नजरिए वाले व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं। तो निर्वाचित मंत्री लोकतंत्र में जिनको चुना गया वो कौन से, वो क्या करते हैं? एक व्यापक नजरिए वाले व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं, ठीक है, जो फैसले करते हैं। अब है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। इस देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। फिर भी प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। आपको राइट डाउन कर लेना है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकता है। ये नहीं है कि राष्ट्रपति जिसे चाहे उसे प्रधानमंत्री बना दे। राष्ट्रपति किसको करता है प्रधानमंत्री नियुक्त? राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या पार्टियों के गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो राष्ट्रपति किसको चुनता है? जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें लाया हो, सबसे ज़्यादा बहुमत प्राप्त हुआ हो, तो उसी को प्रधानमंत्री चुनता है। जैसे कि अभी नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर किसी एक पार्टी या गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं होता
तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है जिसे सदन में बहुमत हासिल होने की संभावना होती है। अगर ऐसा होता है कि किसी को भी बहुमत प्राप्त नहीं हुआ तो राष्ट्रपति उसको प्रधानमंत्री चुनेगा जिसमें राष्ट्रपति को लगता है कि वो अधिकतम सीट ला सकता है लोकसभा में या बहुमत हासिल कर सकता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता, वह तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक वह पार्टी गठबंधन का नेता है। तो ऐसा नहीं कह सकते, वैसे तो 5 साल के लिए होता है प्रधानमंत्री को चुना जाता है, पर प्रधानमंत्री की जो पोस्ट होती है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होती है, यानी कि उसकी इच्छा के अनुसार होती है, ऐसा माना जाता है। और ऐसा ही होता है कि राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार ही प्रधानमंत्री की पोस्ट है। पर आपको कार्यकाल बता दिया गया है 5 साल। प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्री को नियुक्त करते हैं। फिर प्रधानमंत्री को जब चुन लिया जाता है, नियुक्त कर लिया जाता है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर क्या करता है, दूसरे मंत्रियों को भी नियुक्त करता है। मंत्री अमूमन उसी पार्टी या गठबंधन के होते हैं। जैसे कि बीजेपी की पार्टी के, अभी बीजेपी जीती हुई है तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है और उनके जो मंत्री है उनको ही चुना गया, अलग अलग विभाग दिया गया। प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र होता है बशर्ते वे संसद के सदस्य हों। ठीक है, संसद के सदस्य होने चाहिए। कभी कभी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो संसद का सदस्य नहीं होता। ऐसे को भी बना दिया जाता है मंत्री जो संसद का सदस्य नहीं होता, लेकिन उस व्यक्ति का मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य चुना जाना जरूरी है। पर एक कंडीशन रखी हुई है कि वो संसद के किसी एक सदस्य का, एक अंग का 6 महीने तक सदस्य रहा हो, चाहे वो लोकसभा का रहा हो चाहे वो राज्यसभा का। तो आपने इसमें जाना कि प्रधानमंत्री बनने के लिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किसको नियुक्त करता है, जो लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी का नेता होता है। मंत्रिपरिषद उस निकाय का सरकारी नाम है। आपका क्वेश्चन आता है मंत्रिपरिषद क्या है, ठीक है, तो मंत्रिपरिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं। और मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी होती है, 60 से 80। पहला होता है कैबिनेट मंत्री, अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं। ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। जो कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं, जो वरिष्ठ नेता होते हैं या प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के नाम पर फैसले करने के लिए बैठक करते हैं। इस तरह कैबिनेट मंत्रिपरिषद का शीर्ष समूह होता है। इसमें करीब 25 मंत्री होते हैं। 25 मंत्री कैबिनेट मंत्री होते हैं जो बड़े फैसले करते हैं, जिनको ज़्यादा अनुभव होता है। सेकंड है स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री, अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। वे विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। जब इनको इनवाइट किया जाता है तभी वो कैबिनेट के बैठक में भाग ले पाते हैं राज्य मंत्री। तीसरे होते हैं, ये स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री है, और यह राज्य मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं। अपने विभाग के ही कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। तो आपने पढ़ा मंत्रिपरिषद में 60 से 80 मंत्री होते हैं, एक कैबिनेट मंत्री, एक स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री और होते हैं तीसरे राज्य मंत्री। प्रधानमंत्री के अधिकार क्या हैं या शक्तियां क्या हैं, यहां से आप लिख सकते हैं कौन कौन सी शक्ति होती है उसकी। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री। ये उनका पहला कार्य है या अधिकार है या शक्ति है। वह विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय करता है, समन्वय भी करता है विभिन्न प्रकार के कार्यों का। विभागों के विवाद के मामले में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। विभागों के विवाद के मामले में, जो विभागों के विवाद के जो मामले चल रहे हैं, तो प्रधानमंत्री का निर्णय क्या माना जाएगा, अंतिम। वह विभिन्न विभागों की सामान्य निगरानी करता है। विभिन्न अलग अलग विभागों की सामान्य निगरानी भी करता है। सारे मंत्री उसी
के नेतृत्व में काम करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों को काम का वितरण और पुनर्वितरण करता है। तो प्रधानमंत्री मंत्रियों को क्या कहता है, काम बांटता है कि किसी का क्या काम है, किसी का क्या काम है। उसे किसी मंत्री को बर्खास्त करने का भी अधिकार है। वो अपने कैबिनेट में से जो मंत्री हैं उनमें से, माना कैबिनेट के अंदर 15 मंत्री है, तो उनमें से वो एक को अगर उसको लगता है कि निकालना चाहिए तो निकाल सकता है, इस्तीफा ले सकता है। इस तरह जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। अगर हेड ही इस्तीफा दे दे तो पूरे मंत्रिमंडल को, जो भी उसके अंडर में, प्रधानमंत्री के अंडर में नेता होते हैं, मंत्री होते हैं, उनको भी त्यागपत्र देना पड़ता है। इसी तरह अगर भारत में कैबिनेट सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था है तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। तो यही है कि भारत में कैबिनेट की सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था मानी जाती है और है भी। और कैबिनेट का जो प्रमुख जो होता है, जो प्रभावशाली कौन है, प्रधानमंत्री होता है। कई बार आता है गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, तो गठबंधन सरकार वे सरकार होती है जो मिलजुल कर अपने बहुमत इकट्ठा करती है। जैसे कि अगर कांग्रेस पार्टी के 250 सीटें आती हैं और या माना उसकी 250 सीटें आती है और अन्य पार्टी बीजेपी की आती है माना 200, या और अन्य पार्टियां चाहे आम आदमी पार्टी की 20-30, तो सब जुड़कर अगर कांग्रेस के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो कांग्रेस हार जाएगी, यानी कि उनके वोट ज़्यादा हो जाएंगे जब मिल जाएंगे, तो उसको ही गठबंधन सरकार कहा जाता है। अब पढ़ेंगे हम राष्ट्रपति के बारे में। एक और जहां प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है वही राष्ट्रपति राष्ट्र अध्यक्ष होता है। राष्ट्र का अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति। हमारी राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्र अध्यक्ष केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करता है। हमारे यहाँ पर, हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति नाम के अधिकारों का ही यूज करता है। राष्ट्रपति देश के सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम की निगरानी करता है। वो ये देखता है कि राजनीतिक संस्थाएं क्या क्या काम कर रही हैं ताकि वह राज्य के उद्देश्य को हासिल करने के लिए मिलजुल कर काम करे। वो क्यों देखता है, ताकि राज्य के उद्देश्य जो भी हैं उसे हासिल करने के लिए मिलजुल कर काम करे। वो राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता, तो डायरेक्ट तौर पर प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को नहीं चुना जाता। कैसे चुना जाता है, संसद सदस्य, संसद सदस्य का मतलब लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य उसे चुनते हैं। कौन चुनता है, संसद सदस्य और विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति को चुनते हैं। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए बहुमत हासिल करना होता है। राष्ट्रपति का जो पद के लिए लड़ रहा है, पोस्ट के लिए, तो उसे क्या करना होता है, बहुमत हासिल करना पड़ता है, तभी वो राष्ट्रपति बन पाता है। राष्ट्रपति कहने मात्र के लिए कार्यपालक की भूमिका निभाता है। जैसा कि आपको पता ही है, राष्ट्रपति के पास सारी शक्तियां होती है पर उसका प्रयोग प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है, वास्तविक शक्ति का यूज प्रधानमंत्री ही करते हैं जो राष्ट्रपति को दी गई होती है। वे भारत के मुख्य न्यायाधीश, अब किस किस को वो चुनते हैं, शपथ देते हैं। वे भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों और दूसरे देशों में राजदूतों आदि को नियुक्त करते हैं। तो नियुक्त कौन करते हैं, राष्ट्रपति। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते उसी के नाम से होते हैं। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति ही होता है। जल, थल और वायु का मेन कमांडर कौन होते हैं, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इन अधिकारों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। तो मंत्रिपरिषद सलाह देती है, तब राष्ट्रपति इन अधिकारों का प्रयोग करता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो वह विधेयक पर पुनर्विचार के लिए संसद में वापस भेज सकता है। विधेयक आपको पता ही है, बाद में कानून बनता है वो, तो विधेयक को दोबारा विचार के लिए राष्ट्रपति संसद में भेज सकता है। और अगर संसद दोबारा विधेयक पारित करती है, अगर दोबारा पास कर दे संसद वो, तो उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे राष्ट्रपति को। तो मेन काम लास्ट में किसका होता है, साइन करने का, राष्ट्रपति का। अभी के राष्ट्रपति कौन है,
श्री रामनाथ कोविंद। जैसा लिखा हुआ है, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद 30 मई 2019 को राष्ट्रपति भवन में श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाते हुए। यहाँ आप देख सकते हैं जो प्रधानमंत्री बने थे। जब कोई पार्टी या गठबंधन चुनाव में बहुमत हासिल कर लेता है तो राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं होता। अगर कोई गठबंधन या कोई पार्टी बहुमत हासिल कर लेती है प्रधानमंत्री बनने के लिए तो राष्ट्रपति को उसको चुनना ही पड़ता है, उसके पास कोई विकल्प नहीं है कि वो ना चुने। तो उसे लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना होता है। तो गठबंधन के नेता को क्या कर लेता है, वो नियुक्त चुन लेता है। फिर जब किसी पार्टी या गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं होता तो राष्ट्रपति अपने विवेक से काम लेता है। तो अगर किसी को बहुमत ही हासिल नहीं हुआ तो राष्ट्रपति अपने विवेक से काम लेता है, यानी कि अपनी समझदारी से, अपनी बुद्धिमत्ता से काम लेता है कि किसको चुनना है। वह ऐसे नेता को नियुक्त करता है, जैसा आपने पढ़ा था, ऐसे नेता को चुनता है जिस पर राष्ट्रपति को भरोसा होता है कि लोकसभा में बहुमत जुटा सकता है। तो ऐसे मामले में राष्ट्रपति नव नियुक्त प्रधानमंत्री से एक तय समय के भीतर लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहता है कि एक समय दिया गया है तो अपना बहुमत हासिल कर लो। जैसा कि आपको बता दिया है, जब नेता को बहुमत हासिल ना हो उस स्थिति में राष्ट्रपति ऐसा करते हैं। पालिका, अब न्यायपालिका आपको पता है हमारे भारत देश के अंदर न्यायपालिका के जो मेन जो स्तंभ हैं वो है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होता है, हाई कोर्ट उसके नीचे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसके नीचे। इसका मतलब ये है सबसे जो पावरफुल है वो सुप्रीम कोर्ट है हाई कोर्ट से ज़्यादा, फिर हाई कोर्ट है उससे कम है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो इसमें हम इस टॉपिक में यही पढ़ेंगे। हम लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और प्रभावशाली न्यायपालिका को जरूरी माना जाता है। जिस देश में लोकतंत्र होता है उस देश के लिए स्वतंत्र और प्रभावशाली न्यायपालिका को जरूरी माना जाता है ताकि वो स्वतंत्रता से बिना किसी रोक टोक के अपना फैसला सुना सके और अच्छा न्याय कर सके। देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। ठीक है, और भी आपने देखी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बता दिया आपको, तो ये मेन है। भारतीय न्यायपालिका में पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय होता है, पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय होते हैं। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय तो है ही, पूरे देश के लिए होता है वो। राज्यों में उच्च न्यायालय होते हैं, जैसे कि अभी भारत में 25 उच्च न्यायालय है पर पूरे देश का सिर्फ एक ही सर्वोच्च न्यायालय होता है। 25 उच्च न्यायालय है। 2021 में जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो अभी कितने न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय है और एक सर्वोच्च न्यायालय है, और जिला न्यायालय, स्थानीय स्तर के न्यायालय होते हैं। ठीक है, भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। इसका मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। न्यायिक प्रशासन को कौन नियंत्रित करता है? सर्वोच्च न्यायालय। देश की सभी अदालतों को उसका फैसला मानना पड़ता है। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालयों से सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, यानी कि पावरफुल होता है। वह इनमें से किसी भी विवाद की सुनवाई कर सकता है, जैसे देश के नागरिकों के बीच, नागरिक और सरकार के बीच, दो या उससे अधिक राज्य सरकारों के बीच, केंद्र और राज्य सरकार के बीच। तो इन सब के बीच में वो सुनवाई कर सकता है। और ये सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थापित है? भारत की नई दिल्ली में, राजधानी के अंदर सर्वोच्च न्यायालय एक ही है और वो वहीं स्थापित है। ठीक है, यह फौजदारी और दीवानी मामले में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है। अगर फौजदारी कानून
जो होते हैं और जो दीवानी कानून होते हैं, मामले जो होते हैं, उनके लिए अपील जब करी जाती है तो सबसे सर्वोच्च संस्था कौन सी अपील करने की? सर्वोच्च संस्था कौन सी? सर्वोच्च न्यायालय। या उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई कर सकता है। अगर उच्च न्यायालय कोई फैसला सुना दे और किसी व्यक्ति को या संस्था को लगता है कि जो फैसला सुनाया गया है उच्च न्यायालय द्वारा गलत सुनाया गया है, तो वह व्यक्ति एवं संस्था सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकती है। इसलिए ठीक है, तो उच्च न्यायालय अगर गलत फैसला सुनाए तो वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है कि वह विधायिका या कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, तो इसका मतलब है वो विधायिका और कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं है, उसको पूरी पूरी आज़ादी है। जो अपने मतलब ये कोई सरकार इस पर दबाव नहीं बना सकती कोई फैसले के लिए। आधुनिक लोकतंत्रों में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती। आज के समय पहले होती होगी, पर इस समय में जो अदालतें हैं वो विधायिका या कार्यपालिका के कंट्रोल में नहीं होती। ऐसा नहीं है कि वो कोई प्रधानमंत्री न्यायपालिका को बोले कि मेरे फेवर में फैसला सुनाओ, तो ऐसा नहीं हो सकता। न्यायपालिका को स्वतंत्रता मिली हुई है, वो अपने दम पे अपने जो उसको लगता है सही है वो फैसला सुनाती है, वो किसी के दबाव में नहीं होती। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, तो जो सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को चुनते हैं। ठीक है, देखो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को चुनते हैं। तो कौन चुनता है? वरिष्ठ न्यायाधीश किसको चुनते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, पर उसमें राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही अमूमन मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। जो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश होता है वो कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश। एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसे उसके पद से हटाना लगभग असंभव हो जाता है। अगर एक बार चुन लिया गया मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का, तो उसको उस पद से हटाना, उस पोस्ट से हटाना असंभव वाली बात होती है। उसे आसानी से नहीं हटाया जा सकता है। उसे हटाना भारत के राष्ट्रपति को हटाने जितना ही मुश्किल है। जितना कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए मुश्किल है, वैसे ही सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है। किसी भी न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके ही हटाया जा सकता है। अब कैसे हटाया जा सकता है न्यायाधीश को? संसद के दोनों सदनों में। संसद के दोनों सदन कौन सा? लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करा जाए तब हटाया जा सकता है। और भारतीय लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं हुआ। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को देश की संविधान की व्याख्या का अधिकार है। उससे पहले हमने क्या पढ़ा था? न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास पारित करके ही हटाया जा सकता है। भारतीय लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं हुआ। वैसे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को देश के संविधान की व्याख्या का अधिकार है। तो संविधान की व्याख्या का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। अगर उन्हें लगता है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्यवाही संविधान के खिलाफ है, तो वे केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानून या कार्रवाई को अमान्य घोषित कर सकते हैं। तो वो अमान्य घोषित कर देंगे अगर उनको लगता है सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को कि ये संविधान के खिलाफ है जो कार्रवाई की जा रही है, तो कोई कार्रवाई को उसको वो क्या कर देंगे? अमान्य घोषित। इसी तरह जब उनके सामने किसी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई
को चुनौती मिलती है तो वे उसकी संवैधानिक वैधता तय करते हैं। इसे न्यायिक समीक्षा के रूप में जाना जाता है। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि न्यायिक समीक्षा किसे कहा जाता है, तो किसी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई को चुनौती मिलती है तो उसके संवैधानिक वैधता तय करते हैं कि संवैधानिक वैधता कैसी है, इसी को ही न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला किया कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को बदल नहीं सकती। आपको ये याद रखना होगा कि सर्वोच्च न्यायालय जो है उन्होंने फैसला किया था कि संसद जो है संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को नहीं बदल सकती। ठीक है। भारतीय न्यायपालिका के अधिकार और स्वतंत्रता उसे मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में काम करने की क्षमता प्रदान करते हैं। भारतीय न्यायपालिका को कौन सा अधिकार प्राप्त है कि वो मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता या उसके मौलिक अधिकारों के जो अधिकार हैं उसकी रक्षा कर सके। आपको पता होगा मौलिक अधिकार अभी 6 हैं, पहले 7 थे। सरकार की कार्रवाई से जनहित को जो ठेस पहुंचने की स्थिति में कोई भी अदालत जा सकता है। अगर सरकार की कार्रवाई होती है कुछ, तो इस स्थिति में अगर जनहित को ठेस पहुंचती है तो वो कहाँ जा सकते हैं, अदालत। तो इसे ही क्या कहते हैं, जनहित याचिका कहते हैं। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इन पॉइंट्स को ये पढ़ा दिए गए हैं, इनको जरूर लर्न करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।